आज हम एक नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जो शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, अगर हमने कोई पुस्तक पढ़ी तो क्यों ना हम उसके जो विचार हैं उसको एक दूसरे के साथ बांटें और एक संस्कृति को विकसित करें जिसमें हम कहें कि हमें फिर से किताबों की ओर लौटना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और हमें उन सारे जो उसके फैक्ट्स हैं, उसके जो एनालिसिस हैं, उनको एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए ताकि हमें साझी समझ और उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रायसीना क्रॉनिकल्स इंडियाज़ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर। यह एक पुस्तक है, एडिटेड वॉल्यूम है जो कि एस जयशंकर और समीर सरन ने इसको एडिट किया है। एस जयशंकर किसी परिचय का मोहताज नहीं, सभी जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री हैं और समीर सरन जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। सबसे पहले जब हम इस पुस्तक को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हम जानना शुरू करेंगे इसके साथ साथ। रायसीना क्रॉनिकल्स डॉक्यूमेंट्स 10 ईयर्स ऑफ द रायसीना डायलॉग। तो ये 10 ईयर्स ऑफ जो रायसीना डायलॉग है वो है क्या? भारत में नई दिल्ली में हम लोग होस्ट करते हैं पिछले 10 सालों से, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, एक्सपर्ट्स, विदेश मंत्री और उसके जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो असम्बल होते हैं और उसके साथ साथ वो डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, किसी पब्लिक पॉलिसीज़ पे क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमें आसपास के इन्वायरमेंट को, वर्ल्ड को सेफ दे रही है। तो ये 10 साल जब कंप्लीट हुए 2025 में रायसीना डायलॉग्स में, उस उपलक्ष्य में दिस इज अ क्रॉनिकल्स दैट मीन्स पूरे एक दशक की यात्रा है इसमें कि उस डिस्कशंस में से क्या निकल के आया। इट कंप्लाइज एसेज एंड इनसाइट फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड स्कॉलर्स। यानी कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इसमें जो एसेज हैं, वो बेसिकली 3 कैटेगरीज के हैं। कौन कौन से हैं? ए जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ए जो पॉलिसी मेकर्स हैं और तीसरा जो कि स्कॉलर्स मतलब जो किसी इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टीज़ हैं, जो रिसर्च में काम करते हैं, इन सारे लोगों के एसेज और आर्टिकल्स। द बुक हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बातें बड़ी ये है कि जो हाईलाइट पार्ट है वो क्या है? इंडियाज ग्रोइंग रोल, कैसे भारत का जो भूमिका है, भारत की सहभागिता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह बढ़ रही है और खास करके 2 बिंदुओं पे, एक है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दूसरा है ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक प्रशासन की बात करते हैं। क्योंकि जब भी हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, हिस्ट्री के, वे सभी जानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उदारवादी परंपरा की तरफ चले जाते हैं जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहा है, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन में बिलीव करते हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस का जो कुछ है वहाँ से आता है। अब रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग इज इंडियाज प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। सो रायसीना डायलॉग उसका नाम ही है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति और जियो इकोनॉमिक्स यानी कि भू आर्थिकी के विषय वस्तुओं को बहुत अधिक बारीकी से अध्ययन करता है। जियो पॉलिटिक्स हम सभी जानते हैं कैसे एक स्ट्रेटेजिक एग्जिस्टेंस या कोई भी घटना घटती है उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से पूरी दुनिया पर पड़ता है, और जियो इकोनॉमिक्स आज के टाइम में मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो है वह किसी भी रिलेशनशिप के पीछे एक कह सकते हैं बेस की तरह अटैच्ड। सो ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको कहा समीर सरन के बारे में जो उसके वो हैं। So organized by Observer Research Foundation in collaboration with Ministry of External Affairs. तो पार्टीज कौन कौन से हैं? पार्टीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ORF। आप सभी जानते हैं, अगर आप ORF की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको स्पेशल रिपोर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में, अपने इनपुट में आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली, हर साल होता है, दिल्ली में होता है। brings together world leaders, diplomats, academics and investors. So purpose of the book क्या है? इस किताब को लिखने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था इनका, वो क्या था? To reflect on the evolution of global diplomacy, to showcase the ideas and debates from the Raisina Dialogue session, and to position India as a global convening power for international issues. So
एजेंडा जो है इसके पीछे, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है वो कैसे इवॉल्व हुई है और कैसे इवॉल्व हो रही है, मतलब अब तक की यात्रा क्या है ग्लोबल डिप्लोमेसी की, एंड नाउ हाउ दिस ग्लोबल डिप्लोमेसी इज टर्न टूवर्ड्स आइडियाज एंड डिबेट्स फ्रॉम राइट डायलॉग सेशन। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन लीडर्स हैं, जो विदेश से लोग आ रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एकेडमिया हैं, वो इसमें जो बातें करते हैं, हम उन बातों को, हम उनके आइडियाज़ को देख सकते हैं कि ये आइडियाज़ जो हैं कैसे आगे फर्दर खींचे जा सकते हैं। कोई एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ कि 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई, उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, भारत में है, लेकिन आपको पता है उसके साथ एक और देश ने पहल किया, तब जाकर वो एस्टेब्लिश हुआ। उस दूसरे देश का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर अगर सौर ऊर्जा के बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि कैसे डायलॉग्स में है वो आगे बढ़ के जाते हैं। तीसरा था टू पोजिशन इंडिया एज ग्लोबल कन्वेनिंग पावर ऑफ इंटरनेशनल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आज के टाइम में, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अखबारों के करीब हैं या जो पढ़ते हैं, उनको पता है कि हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नाउ अ डेज ब्रांडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और उसी की बात है कि ग्लोबल कन्वेनिंग पावर के रूप में भारत को हम कैसे देख सकते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल डिस्कशंस है उसमें अगर इंडिया एज अ पार्टी है तो उसको हम कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम कैसे ज़्यादा प्रमुखता से देख सकते हैं। अब हम देखें की थीम क्या था इस बार, जो ये किताब है इसका जो की थीम है वो किस पे बात करते हैं और उसके पीछे का जो इंटेंशन है उसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। द बुक डिस्कस द शिफ्ट टुवर्ड अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की तरफ शिफ्ट की बात कर रही है। राइज ऑफ इमर्जिंग पावर्स एंड द ग्लोबल साउथ। और तीसरी जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण है, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। मैं फिर से एक बार इसको देखता हूँ। की थीम इस बुक में वो है द बुक डिस्कस द शिफ्ट टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। द सेकंड वन इज राइज ऑफ इमर्जिंग पावर्स एंड द ग्लोबल साउथ। The third is increasing importance of regional cooperation and partnership. अब देखिए शिफ्ट टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की बात है। मैं इसको थोड़े में बताऊंगा, मुझे लगता है कि इस पे सर जो बताएंगे ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आप लोग को। हम सभी जानते हैं कि 1945 तक अगर आप देखें तो वर्ल्ड इज यूनिपोलर। एक महाशक्ति थी जिसका नाम था इंग्लैंड। कहा जाता है कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन 1945 से लेकर 1991 तक जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में देखा जाता रहा, क्योंकि पूरे दुनिया जो है वो दो शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही, यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन 1991 में जब कोलैप्स करता है यूएसएसआर, देन दुनिया फिर से एक बार यूएस हेजमनी की तरफ जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट होते हैं। वो तो आप कह लें कि 2013-14 और 2007 की जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उन्होंने उसके पावर को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। और फिर चाइना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया, आज के टाइम में ब्रिक्स, क्वाड, ये बहुत सारे सेंटर्स हैं, यूरोपियन यूनियन है। तो कहीं ना कहीं यह जो सोसाइटी है, ग्लोबल सोसाइटी है, नाउ दिस इज मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, क्योंकि कई सारे, और इसके लिए आप बहुत आसानी से देख सकते हैं जो अभी की स्थिति है उसमें भी आप बड़े आसानी से इसको पिक कर सकते हैं कि दिस इज नॉट यूनिपोलर, नाउ दिस इज द एक्चुअल मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग। दूसरा है राइज ऑफ इमर्जिंग पावर्स इन द ग्लोबल साउथ। इमर्जिंग पावर्स तो है चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा आप एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन स्टडीज़ को थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा तो आप ये समझ लें कि आज अगर भारत की सदी है, आज अगर भारत की सभ्यता है, आज अगर भारत का दिन है, तो आने वाला समय अफ्रीका का। आप देख लीजिएगा 1 दशक के बाद, 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद इस दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र होगा, जो एपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, वो साउथ अफ्रीका होगा। अफ्रीका कंटेंट जो है वो आने वाले समय में दुनिया को रन करने वाला है। अब इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप में आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पैराडाइम शिफ्ट को भी देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा थ्रू द इंसेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसी है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट नाउ इट इज इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स द रीअलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट टू रीअलाइनमेंट की तरफ है हम। और हमने बहुत सारे पैक्ट किए हैं, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर हमारा बहुत सारा फोकस है। और कहीं ना कहीं रीजनल कोऑपरेशन जो है उनका जो एग्जिस्टेंस है उसने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक सेव किया है, जिस रूप में आज वो हमारे सामने। सो इंडिया रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस क्या है? सो इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये कि भारत जो है वह एक सेतु है, वह एक पुल बनता है जो कि डेवलप जो विकसित देश हैं और वह देश जो विकसित हो रहे हैं उनके बीच में जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म है, एक जो पुल का तरह एक ब्रिज है, वो भारत का रोल आज के टाइम में है। प्रमोट्स डायलॉग कोऑपरेशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी लगातार से शुरू से ही जो एक लिबरल फिनोमिना है, एक इंक्लूसिवनेस है, उस पर टिकी है। तो वो डायलॉग के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से, इंक्लूसिविटी के माध्यम से पॉलिसी मेकिंग को और आगे इन्हांस करती है। एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिस्कशन। भाई पहले भारत में ये था कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तक डिपेंडेंट थे, वहीं तक सीमित थे। नाउ इंडिया जो है उसने अपने स्कोप को क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब हम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक डिसीजन है, G7 की बैठकों में जाना और जो ब्रिक्स के माध्यम से, क्वाड के माध्यम से, ITU के माध्यम से, बहुत सारे फोरम्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ें हैं उसमें भी इंडिया का एक इंटरवेंशन हो, उसमें भी हमारा एक रोल हो। इंडिया असर्शन टू राइज एज अ ग्लोबल एक्टर, नॉट एज अ लोकल एक्टर, नॉट एज अ साउथ एशियन। तो ये एक शिफ्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल जो इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, जो मेजर इस बुक में मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि ये जो बुक है वो किन किन इश्यूज पे बात कर रहा है। सबसे पहले इनमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है जितने भी लोग हैं वो है इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि अभी की जो सदी है वो पूरा का पूरा यहीं पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एनर्जी को ले लें, हम पॉपुलेशन को ले लें, रिसोर्सेज को ले लें। वो इंडो पैसिफिक जो जियो पॉलिटी है, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। दूसरा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। हम सभी जानते हैं COP29, COP30 चीज़ें चल रही हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात चल रही है, उसको कैसे हम कोएक्जिस्टेंस करें इंडिविजुअल के साथ, उसके साथ कैसे गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, इसमें सोलर एनर्जी की बात हमने की, क्योंकि गैस एक दिन खत्म हो जाएगी, तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव जो है उसको हमको ढूंढना है। तो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बात हुई है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल गवर्नेंस, AI हम सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है साइंस में, मेडिकल में, एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका एक शेयर होना चाहिए, आपका एक टेक होना चाहिए। तो इंडिया जो है वह भी इसमें काफ़ी असर्टिव है। ग्लोबल सप्लाई चेंज, हमने आप लोगों से कहा कि जियो इकोनॉमिक्स की जो बात है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब यही है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो नेसेसिटीज़ हैं, कंजम्पशन है, यूटिलिटी है, उस चेन को किस तरीके से बनाए रखा जाए। अभी देखिए एक चेन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और हम कितनी क्योटिक सिचुएशन में है कि गैस मिलेगा कि नहीं, स्कूटी में तेल भरा लें ताकि तेल ना महंगा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है अभी ऑयल का, गैस का, वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, बाधित हुआ है। ठीक है। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एक ऐसा एजेंडा है जो परपेचुअल है, जो था, जो है वो रहेगा। सिक्योरिटी सबसे पहली भूमिका है, सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है, और उसको अचीव करने का जो एक मैकेनिज्म है वो हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में देख रहे हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द रायसीना जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या है उसको आप देखें। सो अ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग, encourage exchange of ideas among nations, help shape future international politics and partnership। तो ये जो डायलॉग है आज उसका 11वां साल हो गया, इस बार भी डायलॉग हो चुका है, 4 दिन पहले ख़त्म हो गया। तो उसमें आप देखें कि जो एक स्पेस देता है जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक डायलॉग कर सकते हैं। दूसरा है कि
नेशंस के बीच में, नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो नेशंस को कैरी करते हैं, उनके थॉट्स को कैरी करते हैं, और वो आइडियाज़ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं और हेल्प से फ्यूचर इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप। दैट मीन्स जो अभी है और जो अभी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे और इंक्लूसिव और बेहतर इंटरनेशनल पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं। की टेकवेज क्या है इसमें, हम उसको देखें। सो डायलॉग इज इसेंशियल इन द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट। हम सभी जानते हैं अगर बात होती है, डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि अगर बात हो रही है, बात बंद होने पे प्रॉब्लम है, बात होते रहने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। इंडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट वॉइस इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। भारत की जो कद है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और नाउ उसको मौका मिल रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। कोलैबोरेशन इज नेसेसरी टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। हम अकेले बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन वैक्सीनेशन जो हुआ और मैत्री चलाई गई और वैक्सीनेशन लिए गए, तो कोलैबोरेशन करने से क्या होता है कि चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। कंक्लूजन में अगर हम देखें इस पूरे पुस्तक को, तो दिस इज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ इंडिया इज ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दिस बुक इज emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल डायलॉग, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर आपके पास है तो उस सोल्यूशन को क्या करना है, शेयर भी कर सकते हैं। और इट हाईलाइट्स हाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक द रायसेना डायलॉग हेल्प शेप द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। सो अब दो प्रश्न हैं इस पूरी पुस्तक के बाद। एक तो ये कि क्या हमें लगता है कि वर्ल्ड नीड्स अ न्यू अगोरा। सो व्हाट इज अगोरा? AGORA, अगोरा। अगोरा के लिए आप चलिए हिस्ट्री में, इसीलिए हिस्ट्री हमारे सामने है, हम इतिहास शरण में जाते हैं। जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तू को पढ़ते हैं, तो जिस जगह पे डायलॉग होता था, जहाँ पॉलिटिक्स होती थी, जहाँ पे लोग बैठ के डायलॉग करते थे, मंथन करते थे, उसका नाम क्या था? अगोरा। असेंबली, अगोरा। वो जो प्लेस है उसको बोलते थे अगोरा। सो अगोरा इटसेल्फ चेंज द प्लेस। वो जो अगोरा था आज से 400 BC पहले, जहाँ एथेंस की बात हो रही थी, यूनान की हो रही थी, फिर वो इंग्लैंड आया, भारत में उपनिषद, हाँ, फिर इसीलिए अल्टरनेटिव, फिर अमेरिका आया, अमेरिका के बाद रूस गया, और अब देखिए अगोरा के कई सारे सेंटर्स जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया का ये जो डायलॉग है और इंडिया का ये जो कहीं ना कहीं हम एक अल्टरनेटिव ऑफ सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं इसकी एक भागीदारी हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पाठ समाप्त। नाउ ओवर टू नीरज सर। और बच्चे भी इनपुट देंगे नीरज सर को सुनने, क्योंकि नीरज सर को सुनना कर्णप्रिय भी है और हृदय को भी अच्छा लगता है। to invite me in this enlightening and knowledgeable seminar of your department. Sir, अजमत सर को और मैम है, निकट सर हैं। आज सर ने सुबह सुबह कहा, हम लोग मैथमेटिक्स का सेमिनार शुरू में वही बात हो रही थी कि आइए सर ऐसा ऐसा है हमारे यहाँ, तो मुझे तो मौका चाहिए सुनने का, मैं तो सुनने के लिए आता हूँ। उन्होंने कहा आप आइए ना, सुनिएगा इसे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते एक किताब पर हम लोग विचार करें। ये बात मुझे बहुत छू गई अंतर से। मैंने तुरंत सोच लिया कि मैं अपने विभाग में ही हर हफ्ते तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन में एक बार करूँगा। हमारे यहाँ जब ऐतिहासिक युग से भी पहले जब पुस्तकें नहीं थी अस्तित्व, तो हम लोग एक दूसरे से कहकर, बोलकर, उसको कहते थे श्रुति, और अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। यह जो ज्ञान को पहुंचाने वाली जो पद्धति थी, यही श्रुति कहलाती। आज आप जिसको वेद कहते हैं, वो वास्तव में श्रुति परंपरा से जुड़ी हुई है। उस समय पुस्तकें नहीं थी। तो अभी सर ने जो अगोरा की बात की, मैंने उपनिषद कहा, तो वो चूंकि ये ज्ञान एक व्यक्ति तक न रह जाए, कुछ ही लोगों तक सिमट कर न रह जाए, उसके लिए उपनिषद मतलब अपने शिष्यों को अपने निकट बैठाकर उस ज्ञान को उन तक पहुंचाया जाता था, और इस ज्ञान को फिर उसी परंपरा में वो अपने शिष्य तक पहुंचाते थे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसके संग्रह में चाहे हम कितना भी श्रुति का प्रसार कर लें, लेकिन जो काम एक पुस्तक कर पाता,
वो श्रुति परंपरा में उसमें मिलावट भी होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप जाएंगे तो ज्ञान उसमें बढ़ भी जाता है, ज्ञान घट भी जाता है, ज्ञान डाइल्यूट भी हो जाता है। इस तरह के भी बहुत सारा आप पढ़ेंगे बड़ी बड़ी पुस्तकों में तो प्रक्षिप्त अंश हो जाते हैं, जो बातें नहीं भी वो पुस्तक में आपको दिखलाई दे देती है। तो ये इन चीज़ों से भी पुस्तक छपने के बाद हम बचने लगे। तो पुस्तक जब आ गए, पहले तो लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे, हाल तक मध्यकाल तक लोग भोजपत्र, रामचरितमानस की जो मूल प्रति तुलसीदास की लिखी हुई है वो भी भोजपत्र पर संग्रहित है। तो भोजपत्र पर लोग लिखते थे। तो ये जो परंपरा पुस्तकों की आई ना, तो ज्ञान सब तक पहुंचने लगे। अभी सर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या मतलब। ज्ञान का प्रजातंत्रीकरण, ज्ञान का जनतंत्रीकरण जो है इन पुस्तकों के प्रकाशन के बाद शुरू। आप देखिए पुस्तकें सब तक, ज्ञान सब तक पहुंचने लगे। एक समय था ऋषि मुनि के पास बहुत सारी शक्तियां थी, वो ध्यान से एक दूसरे से बात कर लेते थे, सब सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन वो उन्हीं लोगों तक सीमित रहा। आज आप देखिए कितना ज्ञान विज्ञान, कितना उसका अनुप्रयोग। ये बच्चे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम उस वैज्ञानिक सुख सुविधा में बैठे हुए हैं, ज्ञान का प्रसार हो रहा है। यह सब क्या है ना, यह उसी नॉलेज के उस डेमोक्रेटिक फेज के विकसित हो जाने हैं, वो सब तक पहुंचने लगा। तो पुस्तकों का यह एक बहुत बड़ा। दूसरी बात, जो लोग लिखते थे, आपको पता है लेखन का इतना कम महत्व रह गया था कि लोगों ने अपना नाम पुस्तक में लिखना पहले जरूरी नहीं समझा था। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसके लेखक अज्ञात हैं, या कुछ लोग लिखते थे तो अपने नाम से सोचते थे कोई नहीं मानेगा, तो वाल्मीकि लिख दिया, कालिदास लिख दिया, और चाहते थे यही लोग जान लें। लेकिन ये क्या हो गया ना, ये ज्ञान उन्हीं का है। लेकिन पुस्तक के आने के बाद धीरे 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 अब देखिए प्रतिभा जो है उसका प्रसार हो गया। आपको आपका सम्मान, जो लेखक है उसका, आज हम इस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं और उस लेखक के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं। न सिर्फ इनके ज्ञान का प्रसार हो रहा है, बल्कि इसका जो व्यवसायिक लाभ इनको मिलना चाहिए वो इनको प्राप्त हो रहा है। सर ने अभी अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अब मैं थोड़ा उस पर आकर के, चूँकि इस पॉलिटिकल साइंस के सेमिनार की महत्ता है, उसको गरिमा को बनाए रखूँगा। मैं यह जो भारत जैसे देशों का महत्व, सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका और सोवियत। अब ये दो के बीच जो है जो लड़ाई होती थी, आपको लगता था बहुत लड़ाई हो रही है, लेकिन आपको पता है द्वितीय विश्व के बाद सिर्फ शीत युद्ध हुआ और हम लोग दो पोल के बीच बट गए। लेकिन फिर क्या हो गया, एक तो अमेरिका ने उसको कहते हैं ढा दिया, गिरा दिया, खत्म किया, सोवियत संघ टूट गया। अमेरिका अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात है। आप देखिए इस मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, ईरान के ऊपर हम हमला कर रहे हैं। आप किसी छोटे देश को कितने देर तक सता सकते हैं? एक गरीब आदमी को आप मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए, कब तक बर्दाश्त करेगा? आप देखिए पूरी दुनिया में यह स्थिति है, तो खड़ा हो जाएगा। इजराइल जैसा देश खड़ा है, ईरान जैसा देश खड़ा है, उसको अपने वजूद की चिंता नहीं, वो लड़ाई कर रहा है। अमेरिका वो लड़ाई, अब वो लड़ाई भारी पड़ गई। अब जब देख रहे हैं कि ये तेल का संकट शुरू हो गया, उसी जगह से हमको वह मिल रहा है, हम उसी पर हमला कर रहे हैं, और हम यह भी चाह रहे हैं कि हमारे नियमों के अनुसार चलता है और हमको तेल और गैस की सप्लाई कैप्चर करने का भी। तो ये चीज़ कब तक चलेगा? ये जो भारत जैसे देशों का, भारत क्या है, भारत एक बड़ा मार्केट है। आज इस भारत, ये सही है, आज देख रहे हैं जनसंख्या एक बड़ा बल है। अब जनसंख्या के बल पर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देश का चेंज कर दे। जो पहले से चली आ रही मान्यताएं हैं उसको खत्म करने पर आप विवश हैं। यही जनसंख्या बल जो है एक बाजार है, और यह बाजार जो है देख लीजिए पूरी दुनिया भारत को, मोदी जी का महत्व तो बढ़ गया इसलिए वो एनलाइटेंड है। मोदी जी का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि ऐसे देश के प्रीमियर है जो एक बहुत बड़ा बाजार है। तो इस बाजार को जिंदा रखना है उन सबको, तो सब बुला रहा है, आंसू बहा रहा है, जा रहे हैं हमसे मिल करके। वो जानता है कि भारत में बिकेगा, हम भारत में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, तो ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को अभी जो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर का जो महत्व जो अचानक बढ़ता, अभी सर ने कहा ना कि बाद में अफ्रीका का महत्व बहुत बढ़ने वाला है।
ये सारी चीज़ें धीरे धीरे महत्व में आएंगी। हमको अपने महत्व को समझना, हमें अपने देश के नेशनल अभी जो इंटरेस्ट, हमारी विदेश नीति, जो कूटनीति है, सर ने कहा है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त वो जंप किया है। तो ठीक है, इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू आवर लीडर्स, वो इस चीज़ को भुना पा रहे हैं, अपने हिसाब से चल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी देश है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश अच्छा हो, हमारा देश जो है आगे बढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो इस हिसाब से हमको उसके साथ रहना है। और यह इस तरह का जो सेमिनार है ये काफ़ी ज्ञानवर्धक है, यह लगातार चलना चाहिए और हम लोग भी अपने अपने विभाग में इसका प्रसार करें। ठीक है सर, थैंक यू।